रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। अगर ये मेरा पॉपुलेशन साइज है तो मेरा सैंपल साइज क्या होगा? अगर मेरा पॉपुलेशन साइज है लेट्स से 500 तो मेरा सैंपल साइज क्या होना चाहिए? क्या आपको पता है अगर आपका पॉपुलेशन साइज है 1200 तो आपका सैंपल साइज होना चाहिए 291? यस, 291। ये बताया क्रेत्सी और मॉर्गन ने अपनी पॉपुलर स्टडी में 1970 में जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। आज हम वीडियो में यही समझेंगे सम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स और क्या है एक आइडियल सैंपल साइज फॉर अ गिवन पॉपुलेशन। मेरा नाम है मारुति, स्वागत है आपका मेरे चैनल नाउ नो में। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। स्वागत है आपका इस वीडियो सेशन में। आज हम बात करेंगे क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि रैंडम सैम्पलिंग, आइडियल सैंपल साइज के बारे में समझेंगे और जानेंगे रैंडम सैम्पलिंग की 4 टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग, क्या है रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी गई है आपको। आप देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके सामने पॉपुलेशन है, उस स्कूल के उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ये टोटल पॉपुलेशन का काउंट है 32। अब अगर इस 32 में से मुझे एक सैंपल उठाना है यानी कि रैंडम सैम्पलिंग करनी है, तो मैं जब रैंडम सैम्पलिंग करूंगा तो उसमें हर यूनिट को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सैंपल का हिस्सा बनने के लिए। अगर आप देखें यहाँ पे हर रो से 4 यूनिट्स उठ के आएंगे और मेरे सैंपल का हिस्सा बनते हैं। सो दैट इज माई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम बात करते हैं इसके फायदे या क्या होता है ये। सो अगर आप देखें जब आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो जो आपका सैंपल साइज आता है वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव होता है और पॉपुलेशन का पार्ट होता है, राइट। इस केस में आपको फायदा क्या रहता है, आपकी जो फाइंडिंग्स आती हैं सैम्पलिंग से उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई रहती है, अनलाइक नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जिसका मतलब है अगर मुझे नॉन रैंडम सैम्पलिंग करनी है, लेट्स से मैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करता हूं और मेरी ये 32 की पॉपुलेशन है, तो इस केस में मेरे पास एक तो अनइक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके पास। अगर आप देखें तो सेकंड रो से मेरे पास कोई भी यूनिट नहीं आता, थर्ड रो में से मेरे पास सिर्फ 2 यूनिट आते हैं, जबकि फर्स्ट रो में से मेरे पास 8 यूनिट आके मेरी पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं। नॉट ओनली दैट, सिर्फ वही नहीं, अगर आप देखें तो इसमें कई लोग आउटसाइड ऑफ द पॉपुलेशन से भी आए हैं, विच आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सैंपल बट दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। सो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में हम जनरली यूज करते हैं स्नोबॉल, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी फोकस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में। क्या है टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग जो हम समझेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए ये मेरी एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को मेरे को रीड करना है, तो मेरा सैंपल साइज क्या होना चाहिए? क्या मैं 80% पिक करूं, 70%, 90%, कितना पिक करूं? सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रेत्सी और मॉर्गन ने 1970 में एक स्टडी पब्लिश करी रिसर्च करने के बाद, जिससे ये पता चलता है कि आपकी बेसिस ऑन योर पॉपुलेशन आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए। तो अगर आप इस चार्ट को देखें, so N stands for your population, S stands for your sample size. अगर मेरा पॉपुलेशन है 10 का तो मेरा सैंपल साइज होना चाहिए 10 का। अगर मेरा पॉपुलेशन है 201, अगर मेरा पॉपुलेशन है 420 तो मेरा सैंपल साइज होना चाहिए 201। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन विंडो पे डाल दूंगा, वहां से आप इस चार्ट को उठा सकते हैं। सो दिस टेल्स मी अबाउट माई सैंपल साइज, द राइट सैंपल साइज फॉर मी टू डू अ स्टडी। ये कैसे निकल के आता है, इसके पीछे एक फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप समझना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला में यूज करा गया है काई स्क्वायर की वैल्यू को और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज करते हुए इसको डिराइव करा गया है। सो अगर आपको काई स्क्वायर और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में समझना है तो ऊपर मेरे वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप काई स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को समझ सकते हैं और उनका यूज क्या है वो आप जान सकते हैं। सो अब हम समझते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये जो आप सामने डेटा देख रहे हैं ये मैंने एक ओपन सोर्स एक वेबसाइट से रैंडमली जनरेट करा है, जिसका नाम है मुकारो। सो मुकारो इज अ फ्री साइट जिसको आप यूज कर सकते हैं अपना रैंडम डेटा पब्लिश करने के लिए, जनरेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, ईमेल, जेंडर, कितनी रोज चाहिए मैंने लिखा 1000, फॉर्मेट CSV,
डाउनलोड डेटा कर सकता हूँ, प्रीव्यू कर सकता हूँ। अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो मुझे डेटा का प्रीव्यू दिख जाएगा। इसको आप भी यूज कर सकते हैं अपनी रैंडम स्टडीज के लिए, आपका रैंडम डेटा जनरेट कर देता है। सो अब मान लीजिए कमिंग बैक टू आवर डेक, आवर पीपीटी, मेरा जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें मैं क्या करता हूं, अगर मेरी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को मुझे रीड करना है तो मेरे को रैंडम डेटा जनरेट करना होता है। ठीक है, एक तो तरीका है मेरे पास एक्सेल में रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के, दूसरा जो आप ये देख रहे हैं psychicscience.org/random, ये भी मेरा क्या करता है, मैं इसको बताता हूं कि जनरेट 5 इंटीजर्स और बिटवीन 1 एंड 11 मेरे जो टोटल पॉपुलेशन है उसको दे सकता हूँ, बिटवीन 1 से लेकर 11 तक आप मेरे को 5 इंटीजर्स प्रोड्यूस करके दो रैंडम, और वो मेरे को यूनिक वैल्यूज जो मैं प्रॉब्लम में सिलेक्ट करता हूँ, यूनिक वैल्यूज प्रोड्यूस करके दे देता है। आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ किस तरह काम करता है। सो फॉर एग्जांपल ये है मेरा रैंडम जनरेटर, मैं कहता हूँ 291 इंटीजर्स प्रोड्यूस कर दो बिटवीन 1 एंड 12। सो ये मेरा 1200 का लिस्ट है डेटा का, 1 से लेकर 1200 तक एंट्रीज है। मैं कह रहा हूँ इसमें से 291 इंटीजर्स यूनिक प्रोड्यूस कर दो, गो पे टैप करता हूँ, ये नीचे मेरे को जनरेट करके दे देता है। मैं इन नंबर्स को सीक्वेंशियली पहले मैं 622, 116, 306, 605 इनको मैं अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकता हूं। सो दैट इज साइकिक साइंस। इसको भी आप यूज कर सकते हैं टू जनरेट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका एक जो शॉर्टकमिंग है वो क्या होती है, मान लीजिए यहाँ सामने हम देखेंगे ये मेरा पॉपुलेशन का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे 8 लोग हैं पॉपुलेशन में, मैं कहता हूँ सिस्टम को रैंडमली नंबर्स जनरेट कर दो, सिस्टम रैंडमली नंबर्स जनरेट करके मुझे आउटपुट दे देता है। पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जनरेट्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। अब अगर आप देखें तो मेरे जो डेटा में फीमेल था, फीमेल जेंडर थे, वो पूरे लेफ्ट आउट हो गए हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। डेटा थोड़ा सा स्क्यूड हो सकता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। सो मान लीजिए अगर आपके पास लेट्स से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का डेटा है और डेटा बड़ा है, 1000 का डेटा है, लेट्स से 5000 का डेटा, और आप जब उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाते हैं तो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि नॉर्थ की ज्यादा पॉपुलेशन आ जाए, साउथ की कम आए, या फिर वेस्ट की ज्यादा आ जाए। थोड़ा सा स्क्यूड डेटा रह सकता है, जिसके कारण किसी एक क्लस्टर की ओवर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है और किसी एक क्लस्टर की अंडर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सो इससे एक नुकसान ये रहता है कि आपको एक एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलती, आपकी स्टडी थोड़ी सी बायस्ड हो सकती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नेक्स्ट टेक्निक। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में अगर आप यहाँ सामने देखें, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जो लेफ्ट में है वो हमारा एक रिसर्च है जो एक स्टडी करने के लिए डेटा मांगता है कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन से कि आप मुझे अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट दे सकते हैं फॉर रिसर्च। प्रिंसिपल कहता है नहीं ये तो कॉन्फिडेंशियल है, आई कांट गिव यू द लिस्ट। तो आपके पास पॉपुलेशन का डेटा ही नहीं आया, जिसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सो उनका जो डेटा होता है कि नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। जब आपके पास ये नहीं आता तो आपको बड़ी दिक्कत होती है कि अब आप कैसे रीड करेंगे। तो उस केस में आप क्या कहते हैं, ठीक है अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे लेट्स से स्टार्टिंग से 7th स्टूडेंट का डेटा दे दो और उसके बाद हर 10वें स्टूडेंट का डेटा दे दो, आप मुझे हर 5वें का दे दो। सो एक रैंडम नंबर्स आप प्रोड्यूस करके इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि वो आप मुझे दे दो। उस केस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे हाँ ठीक है हम आपको वो डेटा दे सकते हैं। पूरा डेटाबेस नहीं दे रहे पर आपको हम रैंडम जो आप बता रहे हैं 7th फ्रॉम द टॉप, उसके बाद हर दूसरे का डेटा हम आपको दे सकते हैं। दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसकी शॉर्टकमिंग क्या हो सकती है, लेट अस से ये मेरा डेटा है सामने जो आप देख रहे हैं मेरे डेक में। इस डेक में अगर आप देखें तो मेरे पास नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब मैंने कॉलेज को कहा कि आप मुझे 5th फ्रॉम द टॉप दे दीजिए और उसके बाद हर दूसरे नंबर का डेटा दे दीजिए। मुझे नहीं पता उन्होंने डेटा किस सीक्वेंस में डाला है, क्या अल्फाबेटिकली डाला है या नहीं, क्या रीजन वाइज डाला है या नहीं, या क्या सरनेम के हिसाब से डाला है कि नहीं, आई डोंट नो। पर जब वो ये सीक्वेंस अप्लाई करेंगे तो डेटा थोड़ा सा स्क्यूड फिर से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने कॉलेज को कहा कि आप मुझे 5th नंबर का डेटा दे दो और उसके बाद हर दूसरे नंबर का दे दो, तो अगर आप देखो तो मेरा 5th नंबर पे आई जस्ट शो यू कि क्या हुआ है। अब 5th नंबर पे मेरा है 1 2 3 4 5। 5th में मेरे पास ये फीमेल आई साउथ से, उसके बाद हर दूसरे पे मेरे पास ये वेस्ट का आया, फिर और फिर मेरे पास ये वेस्ट का आया। सो इफ यू सी यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरे पास जो डेटा आया है वो साउथ वेस्ट वेस्ट का आया है, ईस्ट मेरा पूरा लेफ्ट आउट हो गया और मेरा मेल जेंडर तो पूरा ही लेफ्ट आउट हो गया। सो डेटा इज अगेन अंडर रिप्रेजेंटेड। सो विच मीन्स एक जेंडर की ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ईस्ट तो पूरा मिस रिप्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। सो दैट इज अ शॉर्टकमिंग ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब आइडियली इसको काउंटर करने के लिए जो टेक्निक है दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, द बेस्ट वे आउट। इसमें क्या होता है कि आइडियली
हमारा लॉजिक कहता है कि अगर मेरा पॉपुलेशन ये है पूरा, लेट्स से मेरा पॉपुलेशन है 100 का और ये डिस्ट्रीब्यूशन है साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, तो अब जब मैं 100 पॉपुलेशन में एक सैंपल उठाऊंगा लेट्स से 20 का, तो डिस्ट्रीब्यूशन को जो सैंपल का भी इसी तरह होना चाहिए, कोई भी रीजन ओवर रिप्रेजेंट ना हो और कोई भी रीजन अंडर रिप्रेजेंट ना हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर आप यहां देखें तो ये है मेरे पास आईपीएल की टीम्स का डेटा, रैंडम डेटा है, टोटल डेटा है 265 का, इसमें से दिल्ली डेयरडेविल्स से 70 का डेटा दिल्ली डेयरडेविल्स का, इसमें से चेन्नई सुपर किंग्स 40 का है, मुंबई इंडियंस 60 का एंड सो ऑन। जब आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से देखते हैं, मेरे पास 265 का पूरा डेटाबेस था, मैंने इसमें जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाई तो मेरे पास जो डेटा उठ के आता है दैट इज सीएसके का 40 पॉपुलेशन था, टोटल 40 उनका आ गया अपने आप रैंडमली उठ के। दिल्ली डेयरडेविल्स 70 था विच इज द हाईएस्ट, पर उनका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो हुआ सिर्फ 30 विच इज ऑलमोस्ट द लोएस्ट। पर इसी को जब मैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करता हूं तो मैं पहले स्ट्रेटास बना लेता हूं कि इस पूरे को मैं पहले डेटा को फिल्टर कर लूंगा। लेट्स से मैंने पहले करा सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स और मैंने देखा उनका पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। सो अगर आप यहां देखें नीचे टेबल पे तो यू कैन सी कि पॉपुलेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है 15% का। तो अगर मुझे 155 का डेटा लेना है टोटल, अगर आप यहां देखें मेरे पास 155 का मुझे सैंपल साइज लेना है, तो मैं 155 का जब मैं इन पे 15% का डेटा लूंगा तो 23 का डेटा आएगा मेरे पास। सो अगर आप यहां देखें, यहां पे जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज एग्जैक्टली सेम, जो जितना ये पॉपुलेशन पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे उतना ही सैंपल पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे ये जो हमारा डेटा बनता है दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर, जो मेरा पॉपुलेशन था वही मेरा सैंपल भी बना है। दैट इज व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इससे क्या होता है कि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि लेट अस से मेरे को एक यूनिवर्सिटी का डेटा लेना है 1000 स्टूडेंट्स का। अब अक्रॉस द कंट्री ये सैंपल सर्वे करना है या ये स्टडी करना है। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं 20 कॉलेज में से हर कॉलेज में से 500 बच्चे उठाऊंगा। अब 20 कॉलेज आपस में कितनी डिस्टेंस पे है, कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ उन कॉलेजेस को इन कॉलेज को मैं क्लस्टर्स में बांट लेता हूँ, रीजन्स में, और उस रीजन से मैं रिप्रेजेंटेशन या सैंपल उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब मैं एक फनल अप्रोच लेके क्लस्टर्स में बांट के देन डीप डाइव कर रहा हूँ। इस तरह समझने की कोशिश कीजिए इसको। ये कंट्री में मेरे को 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा सर्वे करना था एंड देन आई से दैट ओके दीज आर द 20 कॉलेजेस एट कंट्री लेवल, और फिर मैंने इनको रीजन क्लस्टर्स में बांट दिया। इन रीजन क्लस्टर्स में बांटने के बाद मैंने क्या करा, हर क्लस्टर में से एक रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज उठा लिया और उस कॉलेज की मैंने स्टडी करी। सो दिस इज मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। सो व्हाट वी स्टडीड हियर आर द 4 टेक्निक्स फॉर रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहला था हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, stratified random sampling and multi-stage cluster sampling. So I hope you've learned from this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियोस का लिंक ऊपर आएगा, उन वीडियोस को वॉच जरूर कीजिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।